सो वेलकम बैक। ये हमारा मैराथन का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे। इसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में हम स्पेसिफिकली इस टाइम पे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम ही देख रहे हैं, तो हमने वही वाले PYQ भी उठाए हैं। अब मैं उसी बेसिस के ऊपर आपको कोशिश करूँगा कि आज उतना टाइम ना लगे जितना हमारा बाकी टॉपिक्स को लगा था। इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं आपको, क्योंकि ये चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अगर आपको मतलब एग्ज़ाम के बगैर भी ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। ठीक है कि मान लो कहीं पे आप शॉप पे गए, वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, MRP देखी और डिस्काउंट इतना परसेंट है, तो आपको समझ ही नहीं आ रही है जब तक शॉपकीपर ना बताएगी इस पे कितना डिस्काउंट है तो मुझे कितना पैसा देना है। इसमें अब देखो, ये वाला मैथ्स जो है ये बहुत आसान है, क्योंकि इसके साथ ये लिंक्ड है असल में परसेंटेज के साथ। तो परसेंटेज हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो क्वेश्चंस आपको आए हैं ना इसमें जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आज से पहले आए हैं 2022 के और 24 में, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अलग अलग शिफ्ट्स हुई थी एक्चुअली, तो उस चक्कर में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जिनको देख के, जिनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि जैसे परसेंटेज का जो टॉपिक मैंने कवर करवा रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं ये कहूँगा कि देख लें। उससे अगर आपको आती है परसेंटेज तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे मान लो कि आपको एग्ज़ाम में क्या ऐसे भी डेली लाइफ में कोई पूछे मुझे बताओ 18% ऑफ 50 कितना होगा, या 16% ऑफ 50 कितना होगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपको इतना कंसेप्ट तो होना चाहिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई का इसको उठा के मैं इधर लिखूं या इसको उठा के इधर लिखूं, मतलब 18% ऑफ 50 को मैं 50% ऑफ 18 भी लिख सकता हूं। तो वहाँ पे 18% ऑफ 50 निकालने मत बैठ जाना। उससे बेटर आप सिंपल 50% देख लो कितना होगा 18 का। तो 18 का आधा कितना होता है 9, तो 9 आ जाएगा आंसर। तो इस बेसिस के ऊपर कि मतलब आपको ये वाली कैलकुलेशंस ईजी आनी चाहिए, तो वो मैंने वहाँ पे कवर करवा रखा है। अब जैसे मान लो हम सबसे पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को करने की कोशिश करते हैं कि आप देखो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं आपसे। पहला क्वेश्चन था कि कार्तिक गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, तो उसने बोला कि पहले 40% का डिस्काउंट मिला, फिर उसी 40 के बाद 30%। सक्सेसिव का मतलब हो गया एक के बाद दोबारा डिस्काउंट दे देना। ऑन हिज फूड बिल उसने दिया था 5450, उसका फूड बिल बना, उसके ऊपर उसे 40% मिला डिस्काउंट, फिर 30% मिला। ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया एक किस्म से। ठीक है, तो अब यहाँ पे व्हाट इज़ द अमाउंट पेड बाय द कार्तिक। तो इसमें देखो सेम क्वेश्चन दो बार आया, मतलब दो में, एक में कार्तिक की जगह उन्होंने जनी लिख दिया हुआ था और यहाँ पे 40% की जगह 10% था, यहाँ पे 30% की जगह 20% था, और ये अमाउंट उन्होंने चेंज कर दिया था। बाकी लैंग्वेज बिल्कुल भी चेंज नहीं की क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस बस अलग अलग कर दिए क्योंकि वैल्यूज़ अलग अलग थी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 15% ऑफ 40% ऑफ 25% ऑफ ए नंबर इज़ 189। तो बोल रहे हैं ये पहले आपको तो ये सक्सेसिव वही है पर, ठीक है, डिस्काउंट मान लो एक किस्म का कि, या फिर ऐसे मान लो ये परसेंटेज का क्वेश्चन भी है, इसको हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी मान सकते हैं। ठीक है, तो किसी नंबर का इतना है, बताओ नंबर क्या होगा। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। इसको तो आप ऑप्शन से भी उठा के देख सकते हो जल्दी निकालने के लिए। ऑप्शन से नहीं भी उठाओगे तो ये आराम से निकल जाता है। हम अब ये सारे क्वेश्चन टाइप पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि आपको आइडिया हो कि हम पढ़ेंगे क्या इसमें। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, मोबाइल इज़ बॉट फॉर रुपीज़। ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार उसने ये अमाउंट दे रखा था, दूसरी बार ये। अब यहाँ पे बोल रहा है मोबाइल इज़ बॉट फॉर रुपीज़ इतना एंड सोल्ड फॉर इतना, फाइंड द गेन परसेंटेज। ये तो मतलब ये आप सबको आता होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन। आफ्टर इतना लीटर ऑफ द पेट्रोल वाज पोर्ड इनटू द टैंक, मतलब मैंने इतना लीटर पानी ये पेट्रोल डाला टैंक में, इट वाज स्टिल 11% एम्प्टी। तो 11% एम्प्टी था, तो आपको सिंपल देखना टोटल तो 100% ही होगा, तो कितना परसेंट भरा गया, तो जितना परसेंट भरा गया और उस लीटर के साथ उसको कंपेयर करना, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल कैपेसिटी आराम से निकाल सकते हो फिर दोनों की ऐड करके भी। अच्छा, सबीर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज परचेज बिल ऑफ ₹7500, व्हाट इज़ द टोटल डिस्काउंट ही गाड़ी। ये तो आप मतलब दुकान पे भी जाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे आना चाहिए। ठीक है, इफ़ ए गाट इतने मार्क्स, ये 3 बार हुआ है सेम क्वेश्चन रिपीट। बस क्या हुआ है, वैल्यूज़ चेंज की हैं इन्होंने। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट थी ना, 2022 में आपकी 4-5 शिफ्ट हुई थी, तो हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की हुई हैं। ठीक है, ए को इतने मार्क्स मिले, बी को इतने मिले, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए मार्क्स इज़ बी मार्क्स, बताना कि आपस में उनका परसेंटेज का क्या लिंकेज है। ठीक है, तो ये परसेंटेज के टॉपिक भी इसी में कवर हो जाएंगे आपके, अगर वहाँ पे परसेंटेज नहीं भी देखा है। लेकिन वो ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है वहाँ पे। परसेंटेज में जो आपको चीज़ें याद रखने की हैं वो प्लीज़ देख लेना आप, अगर आपने परसेंटेज में थोड़ा बहुत भी कमज़ोर हो तो। द प्राइस ऑफ द बकेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹1240 टू 1426। मतलब पहले इनिशियल प्राइस उसका 1240 था, बाद में प्राइस इंक्रीज़ हो गया बकेट का। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, सिंपल मतलब आपको बताना कि
चेंज इन परसेंटेज या इंक्रीज़ इन परसेंटेज कितना हुआ है, तो ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। फिर देखो 16% ऑफ 25% ऑफ 75% ऑफ अ नंबर इज़ 381, व्हाट इज़ अ नंबर। डीलर बॉट ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ इतना, सोल्ड एट गेन ऑफ इतना, मतलब इतना प्रॉफिट के ऊपर उसने बेचा, इतना क्या ख़रीदा, 25% प्रॉफिट हुआ, बताओ सेल कितने पे किया। तो जो मैंने क्वेश्चन देखे ना डिस्काउंट के, जैसे आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज़ इतने पे किया तो डिस्काउंट इतना है, मार्केट प्राइस क्या होगी, या फिर मैं एसपी, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, अब सब बताने चला जाऊँगा तो वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, सिंपल इन क्वेश्चंस को देख लो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, मतलब ये तो परसेंटेज के क्वेश्चन है सीधे सक्सेसिव उसके, ठीक है, या डिस्काउंट के या परसेंटेज के। हम स्टार्ट करते हैं, देखो टाइम तो 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। अब स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल कि हमें इसमें मतलब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में आपको मद्देनज़र क्या रखना है एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो 4-5 मिनट स्किप कर लो, सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर देख लें। सबसे पहली बात याद रखना, जैसे मान लो ये सीपी और एसपी क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं है पता तो ये मान लो कि एक शॉपकीपर है ना, यहाँ पे शॉपकीपर जिसके पास हम जाके सामान ख़रीदते हैं, उस बेचारे ने भी किसी से ख़रीदा होगा, मान लो इंडस्ट्री से उठाया है या फिर वो कहीं और से उठाएगा, वही मतलब किसी मैन्युफैक्चर से उठाया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो मतलब उसने किसी होलसेल से उठाया। तो एक होलसेल मार्केट होगी, वहाँ से एक दुकानदार लेके आया, तो उसने जितने में ख़रीदा ना वो उसकी कास्ट प्राइस होगी उस दुकानदार की, और उस दुकानदार ने वो आगे कितने की बेची वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। नाम से ही पता चल रहा है ना, वो सेल कितने पे कर रहा है, बेच कितने पे रहा है, और ख़रीद कितने पे रहा है। जितने पे ख़रीदते हैं उसे हम बोलते हैं कास्ट प्राइस। अब दुकानदार को छोड़ो, अब अपनी एग्जांपल ले लो। मान लो कि आप गए, आपने कुछ भी ख़रीदा, आपको कुछ पसंद आ गया, मान लो कि आपने कोई पेन ख़रीदा, ठीक है, और पेन आपने ख़रीदा मान लो 15 रुपये का। फिर बाद में जब आए आपको लगा कि यार मुझे ये पेन, रेड पेन मुझे नहीं चाहिए, तो आपसे किसी ने मांगा कि आपने बोला ठीक है मैंने इतने का ख़रीदा, तो उसने आपको पूछा कितने का, तो आप मान लो आप प्रॉफिट निकालना चाह रहे हो, तो आपने बोला भाई 20 रुपये का है ये, तो आपने 15 का ख़रीदा, 20 का बेचा, तो ये 15 आपकी कास्ट प्राइस थी और ये 20 आपकी, सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। लेकिन इसी बंदे ने जिसने ये 20 रुपये का ख़रीदा, इसके लिए ये 20 रुपये कास्ट प्राइस होगी। तो कहने का मतलब इसमें भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम में आपको 3-4 शॉपकीपर तो नहीं देंगे वो, लेकिन अगर दे भी दें तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, इसलिए थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्या है। कास्ट प्राइस का सिंपल सा मतलब है जो भी बंदा किसी चीज़ को ख़रीद रहा है, जब वो ख़रीदेगा उसे हम बोलेंगे कास्ट प्राइस, के मतलब उसने कितने पे ख़रीदा। अब वो बेच रहा है तो हम उसे बोलेंगे वो कितने पे उसने बेचा, वो आ गई उसकी सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ, कोई भी बंदा है वो चाहेगा कि मैं प्रॉफिट ही कमाऊं, मान लो उसने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, तो वो कितने की बेचेगा, 10 से ज़्यादा की ही बेचेगा ना, 10 प्लस से ही बेचना चाहेगा, तभी उसको क्या होगा, प्रॉफिट। तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि ये अगर उसकी कास्ट प्राइस थी, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस उसकी ज़्यादा है तभी उसको फ़ायदा होगा। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या हुआ, जैसे मान लो उसने 10 की खरीदी थी और उसने 15 की बेच दी, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 5 रुपये। तो ये निकाला कैसे आपने इस एसपी में से, मतलब सेलिंग प्राइस जितने में उसने बेची है, सेलिंग प्राइस में से उसने कास्ट प्राइस आपने माइनस कर दी, 15 में से 10 निकालोगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सिंपल इतना देखा है उसने कितने की बेची और उसने कितने की खरीदी थी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मुझे क्या देगा, प्रॉफिट देगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब ऐसे अगर मान लो लॉस की बात करें तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस होगा तभी जब कास्ट प्राइस मतलब जितने का उसने ख़रीदा था वो ज़्यादा का हो, लेकिन उसने कम का बेच दिया, किसी वजह से मजबूर था, जो भी था, तो उसने कम पे बेच दिया या उसकी एक्सपायरी डेट आ गई थी, तो कास्ट प्राइस माइनस एसपी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लॉस। तो जब आपको लॉस निकालना हो तो आप क्या करोगे, कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे। प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करोगे, एसपी सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस फार्मूले की, ये आराम से अपनी जगह सोचो ना, आप खुद बैठो अपनी जगह पे कि आपने कोई चीज़ खरीदी फिर आपने बेची, खरीदने को कास्ट प्राइस बोल रहे हैं, बेचने को एसपी बोल रहे हैं, तो प्रॉफिट हमेशा तभी होगा जब मैं एसपी माइनस सीपी करूँगा, और लॉस हमेशा होगा जब मैं सीपी माइनस एसपी करूँगा। अब जिनको ये बहुत अच्छे से पता है वो सोच रहे होंगे ये क्या बोले जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं समझ आती इन छोटी छोटी चीज़ों की, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस होगी हमारी, आपको समझ आ गया, कास्ट प्राइस आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट आपको समझ में आ गया। जब भी सेलिंग प्राइस जो उसने बेचा है वो ज़्यादा होगा तो आ गया, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट, और ये आ गया आपका सीपी माइनस एसपी, आपका आ गया लॉस। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो बात आ गई फिर परसेंटेज की। तो मैंने आपको बताया परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5%, तो 5% का क्या मतलब है, 5/100, सिंपल सा मतलब है ना।
मतलब 5 × 1/100 बोलो या 5/100 बोलो, परसेंटेज का मतलब एक्चुअली 1/100 होता है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना हो तो आप निकालोगे कैसे? तो प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट के लिए ये पता होना चाहिए ना, मैंने कोई चीज़ खरीदी कितने की है, या फिर आप ऐसे मानो, देखो इनिशियल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी। और जो भी इनिशियल वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू हमेशा कास्ट प्राइस ही होगी, बेचने का तो बाद का सवाल है ना। अब उसने कम पे बेचा या ज़्यादा पे बेचा, उसी से डिसाइड होता है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लेकिन उसने जो ख़रीदा वो आ गई हमारी सीपी, कास्ट प्राइस, जो इनिशियल प्राइस है। तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट परसेंट के लिए, एक जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम हमेशा लिखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस हुआ है, जैसे डिफरेंस का मतलब क्या था, सीपी और एसपी का जो डिफरेंस हुआ है, और जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, कास्ट प्राइस, बेचना तो बाद में आया ना, पहले क्या था, सीपी था। तो इसलिए जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों लिख रहे हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ये तो आपने याद किया होगा कि प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। लेकिन प्रॉफिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो डिफरेंस है, क्योंकि परसेंटेज जब भी हमें निकालनी होती है तो हम देखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, जो इनिशियल वैल्यू होगी ना हमारी, तो मतलब जो डिफरेंस होगा हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस अपॉन आपने इनिशियली वो कितने की खरीदी थी इंटू 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज निकल जाती है, परसेंटेज चेंज, सिंपल सी बात। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, जो डिफरेंस आता है, मतलब प्रॉफिट अपॉन, क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर आपको लॉस परसेंट निकालना होगा तो क्या लिखोगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपने काम की बात। अब देखें सीपी और एसपी में एक रिलेशन और भी होता है जो प्रॉफिट और लॉस को लेके है। जैसे मैंने अभी बताया प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो प्रॉफिट परसेंट का मैंने क्या बोला आपको, प्रॉफिट परसेंट का है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब मुझे पता है प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस मेरी ज़्यादा होगी, मतलब एसपी माइनस सीपी कर रहा हूँ मैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये आ गया मेरा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, जब इसी फार्मूले को हम आगे पीछे करके एसपी और सीपी का आपस में रिलेशन देखते हैं कि जब एक कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का और क्या रिलेशन निकल के आ सकता है, तो हमने देखा कि हमारे पास कौन सा रिलेशन आता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा। ये देखें, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये क्या है कि एस पी अपॉन सी पी जो है वो किसके बराबर होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर इस लेवल का क्वेश्चन आ गया जिसमें एस पी और सी पी दोनों इंगेज होंगे। मान लो आपको एग्जाम में प्रॉफिट परसेंटेज दे के रखी हुई है, आपको सीपी दे के रखी है और आपको एसपी निकालनी है, तो सिंपल ये फार्मूला लगा दो। या फिर आपको एसपी दे के रखी है, प्रॉफिट परसेंट दे के रखा है, आपको सीपी निकालना है, निकल जाएगा। तो इन तीन में से कुछ भी आपको निकालना है, आपको दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, आप आराम से वो निकाल सकते हो। ठीक है, सेम जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक मिनट। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये आ गया प्रॉफिट परसेंट के लिए। यहीं पे जब भी हम लास्ट अगर प्रॉफिट की जगह वो लास्ट भी पूछ सकता है, तो जब लास्ट की बात आएगी तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट परसेंट हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी देखो एस पी अपॉन सी पी वैसे ही है, 100 माइनस लास्ट परसेंट हो जाएगा अपॉन 100। तो अगर क्वेश्चन में लास्ट परसेंट, देखो यही दे सकते हैं आपको एग्जाम में, या तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा, या लास्ट परसेंट दे रखा होगा, या एस पी दे रखा, सी पी दे रखा, इनमें से कुछ भी दे के रखा होगा। आप ये वाला फार्मूला लगाओ, आपका हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, अब आप अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका क्वेश्चन निकल जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया हुआ है, अगर यहाँ तक आपको आता था तो फिर तो आपके क्वेश्चंस निकलने चाहिए। फिर ये सवाल नहीं पैदा होता कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं निकाल पा रहे हो। फिर उसके एक दो मतलब और हो सकते हैं कि आपको समझ ही नहीं थी कि इसको असल में हम देखते किस नज़रिए से हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लो आपको परसेंटेज में भी अगर थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन में ऊपर नीचे होता होगा ना, तो आप ये वाले क्वेश्चंस गलत करके आएंगे। जैसे मान लो हम कोई क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, कोई या बड़ा कोई भी ले सकते हैं। हम ऊपर से पी वाई क्यू भी कोई उठा सकते हैं। एक मिनट, पी वाई क्यू ले लेते हैं कोई भी, जो जिसमें हमारा सेलिंग प्राइस और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो 15 वाला क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर रुपीज़। तो इसका मतलब उसने ये क्या दे के रखा है, मुझे सेल कर रहा है ना, वो तो एस पी दे के रखी हुई है। ए शॉपकीपर लॉस, तो लॉस परसेंटेज भी दे के रखा हुआ है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%। अब देखो यहाँ पे उसने ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे इसमें, हम जब टाइप्स पढ़ेंगे इसकी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड, अगर आपको मतलब जनरल समझ भी है ना तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखो जो फार्मूले हमने अभी ऊपर पढ़े उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ एस पी अपॉन सी पी का फार्मूला लगाएं अगर हम, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे लास्ट परसेंटेज दे रखा है तो मैं लिखूँगा 100 माइनस लास्ट परसेंट अपॉन 100। सिंपल इतना यूज़ करना है मुझे। अब देखो इसको कैसे करेंगे। एस पी आपको गिवन है कितना है, 3840,
तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 3840। बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। आपको समझा रहा हूँ मैं तो इसलिए टाइम लगा रहा हूँ, वरना स्पीड इंक्रीज़ हो ही जाती है बंदे की। यहाँ पे क्या 20%, तो मुझे क्या लिखना है 20 अपान क्या आ गया मेरा 100। अब यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि कास्ट प्राइस उसने ये तो बेचा 3840 का और उसको नुकसान हुआ है हमें पता है, लेकिन हमें ये देखना है कि उसने ख़रीदा कितने का था। तो ख़रीदा कितने का था उसने सीपी अगर निकालूंगा तो मैं सीपी को ऊपर ले जाऊंगा, उसको नीचे ले आऊँगा। कहने का मतलब ये मेरा थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 3840 डिवाइडेड बाई 100 में से 20 कितना होगा 80, तो यहाँ पे 80 आएगा। इस 80 को मैं सीपी की जगह लगा रहा हूँ, सीपी को ऊपर ले जा रहा हूँ क्योंकि बीच में इक्वल टू है ना, तो क्रॉस कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा सीपी अपान 100। अब देखें 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 38400 अपान 8, 38400 अपान 8 आ गया, ठीक है। 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र 32, 64, 8 8 ज़र 64, 00 4800 निकल आया। कहने का मतलब अगर एसपी इतना था तो सीपी कितना निकला मेरा 4800। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब देखें जब आपका सीपी निकल गया, अब मुझे बताओ इसने खरीदे कितने का था 4800 का। अब वो बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 20%। अब मुझे बताओ अगर आपने कोई चीज़ 4800 रुपये की खरीदी है और अब आप चाहते हो कि मुझे 20% फ़ायदा हो जाए, तो आप कितने पे बेचोगे? इससे ज़्यादा पे ही बेचोगे ना तभी। तो कितने ज़्यादा पे बेचोगे? तो 20% आप इसका निकाल लो कितना होगा, उतने ही ज़्यादा करना है तो 20% ही चाहिए ना हमें। तो 20% कैसे निकालना है? जैसे 20% निकालना तो 48 इंटू 2 करना है सिंपल मुझे, और साथ में एक जीरो रहेगा क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो कहने का मतलब 40 इंटू ये आ जाएगा मेरा 960 रुपये। तो इसका मतलब 960 रुपये का उसको 20% पे प्रॉफिट होगा। मतलब मुझे 4800 रुपये अगर उसकी कास्ट प्राइस थी जितने पे उसने ख़रीदा था, अगर उसको फ़ायदा उठाना है तो 960 रुपया एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो उसको 20% फ़ायदा होगा। तो 4800 में मैं 960 ऐड कर लूँगा। 4800 में मैंने 960 को ऐड किया, 06 17 5760। तो कौन सा ऑप्शन आ गया 5760। आई होप मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं था, दिखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछा हुआ है इसने। अब कुछ और देख, जैसे ये क्वेश्चन तो आसान हो गया। एन आर्टिकल इज़ बॉट फॉर रुपीज़, यहाँ पे देखो उसने बोला कि मैंने इसने ये बाय किया है, बॉट थर्ड फॉर्म है ना, बाय की, बाय बॉट। तो उसने ये ख़रीदा कितने का है 49,000 का उसने कोई आर्टिकल ख़रीदा। तो ख़रीदा तो मतलब कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस दी हुई आपको 49,000 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 35%। और लास्ट कितना हुआ उसको 35% उसको लॉस हुआ है। ये लास्ट परसेंटेज आपको देके रखिए 35, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, वो पूछा सेलिंग प्राइस बताओ। तो सिंपल वही सेम फार्मूला आपको यहाँ पे भी लगाना है। क्यों? हमें पता है एस पी अपान सी पी का फार्मूला क्या होता है 100। अगर लास्ट की बात आती है तो हम माइनस करते हैं 100 माइनस लास्ट परसेंट अपान 100, इसमें कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। अब देखें एस पी अपान सी पी, एस पी आपको पता है नहीं पता, वही तो निकालना है। तो एस पी निकालना है, अपान सी पी आपको दे के रखा है 49,000, एक ज़ीरो ज़्यादा डाल दिया मैंने। 49,000 इज इक्वल टू 100 माइनस लास्ट कितना 35% का। तो 100 में से 35 निकालेंगे, पीछे कितने बच जाएंगे आपके 65 अपान 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, शाबाश, इसको पार भेजना आपको सिंपल। तो 49,000 इंटू 65 अपान 100, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 490 इंटू 65 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन को करने के 10 तरीके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आसान रहे। सिर्फ एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, ये सिंपल सा, इससे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे जिसमें एसपी और सीपी का रिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एसपी पूछा हुआ था, सीपी दे के रखा था, तो ये यूज़ कर सकते हैं हम। वरना इसके और भी तरीके हैं बहुत सारे, मतलब आप डायरेक्ट देखो, इनडायरेक्ट देखो, बहुत सारे हैं। वो मैं कुछ नीचे सिखा भी दूंगा, लेकिन बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। सेम देखो मैंने आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज़, तो एसपी दे के रखा है आपको। ये जब एसपी दे के रखा है आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 25%, अब बोल रहा है कि 25% इसको डिस्काउंट, ये उसने बेचा है, ठीक है। एक आर्टिकल को उसने बेचा है 4275 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% डिस्काउंट लगाने के बाद उसकी वैल्यू इतनी है, तो बताओ उसकी मार्क प्राइस कितनी होगी उसके ऊपर। अब देखो डिस्काउंट के क्वेश्चन देख लेता हूँ, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट उसका भी दे देता हूँ, डिस्काउंट का क्या मतलब है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे ये अप्रोच लेके चलनी है, सिंपल सी, ठीक है। इसमें कुछ और होगा तो मैं कुछ फार्मूलाज वगैरह आपको भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। अब देखो मान लो आप किसी शॉपकीपर, मतलब किसी शॉप पे गए, किसी मॉल में गए जहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ वहाँ पे एक किसी चीज़ की कीमत थी वहाँ पे दे के रखी हुई उन्होंने, जो उसकी मार्केट प्राइस मतलब MRP दे के रखी थी, वो थी 1000 रुपीज़, ठीक है। कोई कुर्ता था, कुछ भी था, तो 1000 रुपये का MRP था उसके ऊपर। अब वहाँ पे ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था कि इसके ऊपर 30% डिस्काउंट है,
मुझे बताओ ये आपको चीज़ कितने की मिलेगी, सिंपल सा बता दो इतना बस, फिर हम आगे चलते हैं। काश मैं लाइव होता आपको तो समझाता अच्छे से, आप दूर से क्या कर सकते हैं। तो 30% जब आपको डिस्काउंट निकालना होगा, सोच के देखो आराम से। तो 30% का मतलब सिंपल ऐसे, पहले इससे पहले एक चीज़ और कर लो कि आपको ताकि मल्टीप्लाई वगैरह ना करना पड़े इसमें। मान लो मैं बोल रहा हूँ ना 20% ऑफ 50 कितना होगा, तो इसमें सिंपल सी चीज़ है। 20% देखो 20/100 × 50 लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि ऐसे करते रहेंगे। आप ओवरऑल देखो इसमें होता क्या है, ये देखो 5 2 ज़ा कितना आ गया 10। पहली बात तो देखो 20% ऑफ 50 पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। इसको उल्टा भी कर सकते हो, कहने का मतलब 50% ऑफ 20। मैंने अभी बताया, शुरू में बताया था आपको कि हम परसेंटेज को उल्टा भी करके लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 50% का मतलब होता है आधा। तो आधा किसका, 20 का, तो वो कितना होगा 10। समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखें कहाँ पहुँचा था मैं, हाँ मैं आपको क्या बता रहा था, मैं पूछ रहा था कि 30% डिस्काउंट था। तो 30% डिस्काउंट है किस पे, 30% 1000 पे। तो मुझे ये बताओ 30% कितना निकलेगा, कहने का मतलब 300 रुपये की बात कर रहा है वो। क्योंकि इसमें आप क्या करो, ये एक ज़ीरो जो इस साइड पे परसेंटेज की साइड पे ज़ीरो है और उस साइड पे जो ज़ीरो, क्योंकि आपका बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज है, तो 30% मतलब 1/30 ये नीचे जाएगा। तो मतलब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, आप जब भी इस टाइप की इक्वेशन देखोगे तो इस साइड साइड पे आप ज़ीरो काट सकते हो। ठीक है, ये एक शॉर्टकट याद रख लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 100, तो 300 हो गया। कहने का मतलब अगर 30% डिस्काउंट है तो मतलब 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मुझे बताओ आपको मिलेगा कितने का, वो 700 रुपये का मिलेगा आपको। तो डिस्काउंट के बाद ये आपको जो मिला है ये कितने का है, 700 रुपये का। अब इसी का उल्टा कर देता हूँ मैं कि आपने कोई चीज़ खरीदी जाके, आपको 800 रुपये की पड़ी और आपने उसके ऊपर 40% डिस्काउंट चल रहा था। अब इस क्वेश्चन को बताओ उसकी एमआरपी कितनी होगी। मैंने क्या बताया, देखो आप अगर सीधा करना जानते हो तो उल्टा करना भी आना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है सिंपल सा, देखें अब सिंपल सी बात, अगर आपको उल्टा करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ। जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, सेम यहाँ पे अप्लाई करो, सेम चीज़ जो ऊपर हमने क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, जो वहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस होता था वो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस है। या फिर आप ऐसे बोल लो कि जैसे यहाँ वहाँ पे एक मार्केट प्राइस था, मतलब एमआरपी, जिसको हम मार्क प्राइस भी बोल रहे हैं, एक तो एमआरपी था। एमआरपी के ऊपर आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है ना। तो एमआरपी पे से जब मैं डिस्काउंट निकाल लेता हूँ तो मुझे वो हकीकत में होती है वो सेलिंग प्राइस उस आइटम की। मतलब वो कोई चीज़ आप कितने की ख़रीद रहे हो या वो कितने की बेच रहा है वो बंदा आपको, वो उसकी सेलिंग प्राइस है। तो उसने डिस्काउंट माइनस कर दिया एमआरपी में से, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल गई। सेम जैसे हमने ऊपर देखा था जब हम एसपी निकालते थे, वो होता क्या था हमारे पास एसपी, कि हमने जो चीज़ कितने की बेची माइनस कितने की खरीदी। तो वही एसपी यहाँ पे एमआरपी है, वही सीपी यहाँ पे डिस्काउंट की तरह काम कर रहा है फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, रुको 1 मिनट रुकना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मतलब अगर आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, तो एक तो आगे कि अगर आपको सीधा सीधा ऐसे कि इतना % डिस्काउंट है तो आप ऐसे निकाल लोगे। दूसरा सिंपल सा वही याद रहो जैसे हम वहाँ पे लिख रहे थे ना, SP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट % और लास्ट % था ना, मतलब प्लस में प्रॉफिट और उसमें लास्ट %। अगर यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन क्या था 100, ये था ना वहाँ पे। अगर लास्ट होता था तो माइनस लास्ट % लिखते थे। ये यहाँ तक तो क्लियर था। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा जो आपको याद रखना है, आप सिंपल ऐसे याद रखो SP/, अगर आपको SP/ नीचे MRP है, मतलब मार्क प्राइस, जो मार्केट प्राइस है वहाँ पे जो MRP लिखी हुई है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपको डिस्काउंट मिल के ही मिलेगी SP। तो सिंपल याद रखो SP/CP जो है वो MRP से चेंज हो जाती है डिस्काउंट के केस में। आगे फार्मूला बिल्कुल वैसे ही रहेगा, मतलब 100 माइनस आपका जो भी डिस्काउंट होगा। ठीक है, इसमें प्लस तो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्काउंट जब भी मिलेगा तो आपको मतलब जो मतलब डिस्काउंट पॉजिटिव में तो नहीं हो सकता ना डिस्काउंट, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो बंदा मतलब एक किस्म का लॉस ही ले रहा है ना एमआरपी के ऊपर, तो इसमें हमेशा माइनस ही आएगा। तो माइनस जैसे लास्ट % होता है तो यहाँ पे आप डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को D% लिख दो, छोटा वाला D%। ठीक है, 100 माइनस D% अपॉन 100, सिंपल सा ये याद रख लो। अब इसको यूज़ करते हैं हम और कोई भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। जैसे ऊपर जो आपने क्वेश्चन देखा था ना अभी, वही वाला क्वेश्चन करते हैं। किधर गया यार, ये वाला। यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस पूछी हुई है, यहाँ पे उसने डिस्काउंट भी दे दिया आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%। तो क्या मतलब D% आपको दे के रखा है, वो कितना है 25। ठीक है, 25% दिया हुआ है। आपको MRP पूछ रहा है वो कि कितनी होगी, उसके ऊपर मार्केट प्राइस पूछा हुआ है ना कितना, और आर्टिकल उसने सोल्ड किया, आपको SP भी दे के रखी हुई है। तो SP कितनी है आपके पास
4275, बस सिंपल सा वो वाला फार्मूला लगा और आपका आंसर निकल जाएगा। और मैंने समझाने की भी आपको अभी कोशिश की कि कैसे निकालते कैसे हैं। जब मान लो आप ये 40% डिस्काउंट है तो 40% ऑफ MRP करना है सिंपल, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 40% जैसे मैंने बोला ना, सेम वही वाली चीज़ हमने यहाँ पे भी की है। मैं भी बता दूंगा आपको थोड़ा समझाने के लिए, लेकिन फिलहाल इसको याद रख लो। तो मैंने क्या किया, SP/MRP रखना है यहाँ पे नीचे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस, यहाँ पे तो हमेशा माइनस ही रहेगा, तो -25/100। तो 100 में से 25 पीछे बाज के आपके 75/100 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका SP/MRP। SP आपको दे के रखा हुआ है, MRP आपको निकालना है, आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको जो समझाने की बात कर रहा था वो सिंपल समझने की कोशिश करो। अगर समझ आ जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो इसको याद रख लेना। और इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, ये आपको याद रखना है, ये वाला और ये वाला, ये दो तो याद रहेंगे ना, प्लस और माइनस में। और जब भी डिस्काउंट की बात आएगी तो यहाँ पे याद रखो, डिस्काउंट के केस में L% मतलब लास्ट परसेंट की जगह हम जो D है D याद रखेंगे, डिस्काउंट कितना मिल रहा है। और CP हमारा MRP होता है, कॉस्ट प्राइस जो है। ठीक है, MRP। अच्छा, अब समझने की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी लंबी खींच रही है वीडियो, सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करूँ मैं अब। तो कहाँ पहुँचा था मैं, आपको क्या समझा रहा था। जैसे मान लो आप मॉल में गए, वहाँ पे 5,000 की कोई आइटम पड़ी हुई थी, उसके ऊपर था 40% का डिस्काउंट। अब मुझे बताओ आपको वो कितने की मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये देखो, 40% का डिस्काउंट है, तो मतलब 40% ऑफ 5,000, इतना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 5,000 पे डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो मैंने आपको सिंपल सी चीज़ क्या बताई, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो काट दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 ज़ा कितना हो गया 20। इसका मतलब 2,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि 40% डिस्काउंट है। अगर 40% डिस्काउंट है तो इसका मतलब 60% उसकी जो ओरिजिनल कास्ट है वो तो आपको पे करनी है ना, क्योंकि 40% डिस्काउंट है। तो या तो आप ये 40% डिस्काउंट निकालो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, या फिर सिंपल देखो कि आपको पे कितना करना है। तो आपको तो 60% ही पे करना है ना। तो 60% 5,000 का कितना होगा, 6 5 30, तो 3,000। तो इसका मतलब 3,000 में वो चीज़ लेके आ जाओगे। अब मानो कि आप मॉल में जा रहे हो, आंखें बंद करो, मॉल में गए आप, वहाँ पे कोई चीज़ आपको देखा कि आप 10,000 की, या 10,000 उल्टा सा हो गया 12,000 मान लो। ठीक है, 10,000 आसान हो गया इसलिए बता रहा हूँ। 12,000 की कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी थी, मान लो आपको कोई पसंद आ गया, कोई ब्लोवर था या कुछ भी था, आपको समझ मतलब आ गया। ठीक है, तो 12,000 की कोई चीज़ आपको पसंद आ गई। अब आपने देखा इसके ऊपर ना इन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपको देंगे कितना, 70% ऑफ चल रहा है इस पर, कितना 70% ऑफ। तो 12,000 पे 70% ऑफ चल रहा है, तो इसका मतलब आपको ओरिजिनल कॉस्ट कितनी पे करनी है, 30%। तो बात खत्म करो ना वहीं पे, 30% पे करना है। तो ये क्यों निकालना कि 70% डिस्काउंट कितना मिलेगा। अगर क्वेश्चन ये आ जाए एग्जाम में कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 70% मिल रहा है। तो 70% इंटू 12, तो 12 सत्ते 84, तो मतलब 8400 का, 8,400 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आपने खरीदा कितने का है उसको, अब देखो 70% तो डिस्काउंट है, तो आपने 30% ही उसकी ओरिजिनल कास्ट पे की है ना। तो 30% ऑफ 1200 कितना होगा, 12 तो 36, 12 मतलब 12 इंटू कितना हो गया 36, तो कितना आ गया 3600 रुपया। तो कहने का मतलब, क्योंकि 100 कैंसिल करोगे पीछे 2 ही जीरो बचेंगे ना, इसलिए लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब हकीकत में आपको वो 12,000 की चीज़ कितने की पड़ेगी, 3600 की पड़ेगी। तो अब इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब गेम मॉल में आपने देखा वहाँ पे कोई चीज़ मान लो 2500 की मिल रही थी, आपने देखा इसके ऊपर है 30% डिस्काउंट, तो सिंपल क्या करना है, 25 75 से मतलब 750 रुपये का डिस्काउंट है। समझ रहे मेरी बात। तो इस हिसाब से करके चीज़ों को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का उल्टा भी कर सकते हैं कि आपने कोई चीज़ खरीदी, उसके ऊपर 40% डिस्काउंट था और वो आपको पड़ी लास्ट में जाके कितने की, मतलब आपने वो ख़रीदी 2,000 की, तो ये बताओ उसका MRP कितना हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, सेम वैसे ही कि उसका मतलब 40% उसके ऊपर डिस्काउंट था, आपने 60% किसी चीज़ का पे किया है, 60% ऑफ X आपने दिया है। ठीक है, और वो कितना पे किया आपने, 2,000 पे किया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से आप X निकाल लोगे कि टोटल प्राइस निकल जाएगा, सिंपल सा। तो इसको आप किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हो। आप अगर कोई और मेथड यूज़ कर रहे हो उसी से करो, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था, मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। कि आपको सिंपल सी चीज़ है, अगर कुछ भी नहीं याद रह रहा है, कुछ भी नहीं, ये तो समझ में आ गया ना, SP क्या होता है, CP क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या चीज़ है। अब लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की और देखो, लॉस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, CP SP, इन सब का सिर्फ ये एक ही फार्मूला है, एक ये और एक ये जो मैंने बताया, SP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस अपॉन 100, याद रखना ये। तो इससे आपके वो वाले क्वेश्चन निकल जाएंगे जो भी आपसे पूछ रहे होंगे। और दूसरी चीज़ रही प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो तो मैंने बता दिया। आप खुद सोचो ना अपनी आप को कि भाई आपने कोई चीज़ खरीदी है, फिर वो आप बेच रहे हो, तो जब बेचोगे ज़्यादा की तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो मतलब जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस में से CP निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। इसी का उल्टा कर दो, CP में से SP निकाल दो तो आपका लॉस निकल जाएगा।
और लॉस तभी होता है कि जब कॉस्ट प्राइस आपने ख़रीदा ज़्यादा का है, बेच कम कर रहे हो, तो पागल हो क्या? मतलब किसी भी कंडीशन में हो सकता है वो, मतलब डिस्काउंट दे रहे हो जो भी है, तो फिर ये वाला केस आ जाता है डिस्काउंटेड का, ये नीचे वाला। ख़त्म हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। इसके बेसिस के ऊपर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। इससे ज़्यादा ऊपर लेवल का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं एग्जाम में पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई और देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये तो आपको वही सक्सेसिव उसका है, ये मैं अभी बता भी दूंगा, नहीं तो अभी प्रॉफिट उस जो है ना, हमने जो परसेंटेज का टॉपिक करके रखा हुआ ये वहाँ से पूछा हुआ है। अब देखो प्राइस ऑफ ए बकेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, ये भी वही सेम वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है वो, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो इसमें सीपी और एसपी के जैसे ये डिस्काउंट है, देखो सबीर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब सिंपल सी चीज़, आप देखो एग्जाम, आप इसको ये मानो कि आप खुद हो, आप गए, आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, आपने कुछ भी खरीदा है, ठीक है, और बिल ऑफ रुपीज़ 7500, तो 7500 के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिला, तो सिंपल मैंने बोला 00 कॉल दो, 750 रुपये का डिस्काउंट मिला है आपको। समझ आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 7500 पे 10% का मतलब हो गया 750 का डिस्काउंट। व्हाट इज़ द टोटल डिस्काउंट ही गाट, तो पूछा ही वही है 750। ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल से। आप आंख बंद करो और सोचो इस चीज़ को कि आप मॉल में गए, वहाँ पे कोई चीज़ 2000 की मिल रही थी, उसने बोला है कितना परसेंट, आपने पूछा कितना परसेंट डिस्काउंट है, उसने बोला सर इस पर तो 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो अब ये सोचो आपको पे कितना करना है। अब क्वेश्चन में वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता था यहाँ पे कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्काउंट, नहीं, इसमें पूछेगा कि व्हाट इज़ द मतलब आपने टोटल पे कितना किया, वहाँ पे कितना अमाउंट आप पे करके आए हो, तो वो अलग हो जाएगा। डिस्काउंट अगर 750 का है तो हकीकत में चीज़ भी तो 7500 की है ना। अगर 7500 पे आपको 750 रुपया वो मना, मतलब वो माफ़ कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बाकी जो बचा वो कैसे निकलोगे? 750 में से माइनस, इसमें से माइनस करोगे ना 750 को, तो वो वाला वो क्वेश्चन निकल जाता। तो देखो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसको दे दिया है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर किसी को पढ़ना है मुझे कमेंट कर देना। वैसे मैं आपको फार्मूलेज थोड़े बहुत बता देता हूँ, नेक्स्ट के 5 मिनट आप स्किप कर सकते हो जिनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये एलिमेंट्री फार्मूलेज कुछ एक बता देता हूँ। जैसे पहली बात करते हैं हम, पहली वाली चीज़ देखो, जो हम आपको फार्मूला बताऊंगा लेकिन उसके पीछे का पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो वो बोल रहा है आपको कि जैसे मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, तो आपने कोई चीज़ खरीदी है, तो मैं वो बेची है, तो मैं एसपी लिख रहा हूँ। आपने 100 रुपये की कोई चीज़ बेची, आप दुकानदार हो मान लो, ठीक है, तो आपने कोई चीज़ बेची है कितने रुपये की? 100 रुपये की, सुनते रहना, और इसकी वजह से आपको हुआ है लॉस। अब उसने ये नहीं बताया कि आपने खरीदी कितने की है, ठीक है, ना आपको ये बताया कि आपको लॉस कितना परसेंट हुआ। सिंपल बोल दिया एग्जामिनर ने कि आपको लॉस हो गया, आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, मतलब बेची थी, और आपको लॉस हो गया। फिर वो साथ में ही आपको ये बात बोल दे कि मान लो आपने बाद में उसी चीज़ को हाँ मतलब एक तो आपने पहले बेची किसी को 100 रुपये की कोई चीज़, मान लो कि आपके पास, आप दुकानदार हो, आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसकी कीमत 100 नहीं थी, क्योंकि आपने ज़्यादा की खरीदी थी तभी आपको लॉस हुआ, और आपको लॉस हो गया। फिर आपने किसी को ना 150 की बेच दी। अब वो जो आपको प्रॉफिट तो हुआ अब, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है कि अब जो आपको गेन हुआ है ना, वो उतना हो गया है जितना आपका लॉस हुआ था ना, वो बराबर हो गया आपस में। कहने का मतलब अब आपको ना फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। समझ आ रही है मेरे, मतलब मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे तो मैंने आपको बोल दिया ना 100 रुपये की थी, या फिर मैंने बोल दिया 150 रुपये की थी, या फिर इसकी जगह कुछ और भी डाल सकता हूँ मैं। इसको दोबारा समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें आपको सिंपल दो चीज़ें दे के रखी हैं उसने, और वो दोनों की दोनों एसपी हैं, SP1 और SP2, मतलब पहली सेलिंग प्राइस और दूसरी सेलिंग प्राइस। वो बोल रहा है मैंने पहली बार किसी चीज़ को बेचा, मुझे 100 रुपये, मैं मान लो 100 रुपये का बेचा और मुझे लॉस हो गया। लॉस नहीं बता रहा है ना, वो लॉस परसेंटेज बता रहा है, वो आपको बोल रहा है मुझे लॉस हो गया। फिर वो बोल रहा है कि मैंने इसी चीज़ को 150 में बेचा तो मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल जो मुझे मतलब नुकसान या फ़ायदा हुआ था ना, अब यहाँ पे तो फ़ायदा हुआ है उसको, यहाँ पे नुकसान हुआ था, लेकिन ओवरऑल वो न्यूट्रल हो गया अब सारा का सारा। जैसे मान लो, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? और यहाँ पे आपसे वो पूछा मुझे बताओ वो मैंने चीज़ कितने की खरीदी होगी, कि मैंने पहले वो 100 रुपये की बेची और मुझे नुकसान हो गया, फिर मैंने 150 की बेची मुझे फ़ायदा हो गया, लेकिन ये जो नुकसान और फ़ायदा हुआ है ना, ये इक्वल कर गया खुद को, मतलब मुझे ना फ़ायदा हुआ ओवरऑल ना नुकसान हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी सीपी कितनी होगी। समझ रहे हो? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं, जो आपको दो वैल्यूज़ दे के रखी हैं SP1 और SP2, मतलब पहली बार भी उसने बेचा है, दूसरी बार भी बेचा है, और ये याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ कि उसमें जो पहले लॉस हुआ था और बाद में प्रॉफिट, वो दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। तो उस केस में सिंपल सी याद रख लो कि जब भी आपको इस टाइप की कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो दोनों को ऐड कर लो, मतलब 100 + 150 डिवाइडेड बाई 2 करो,
उन दोनों की एवरेज निकाल लो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो उसकी कास्ट प्राइस कितनी रही होगी। अब देखो इस केस में कितनी आएगी, 250/2, तो मतलब 125। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है कि उसने पहले 100 रुपये की कोई चीज़ बेची, लेकिन हकीकत में वो सीपी उसका कितना था, 125, तो उसको 25 रुपये का नुकसान हुआ ना। 125 की उसने खरीदी हुई थी, लेकिन 100 की बेची उसने, और दूसरी जगह उसने 150 की बेच दी, तो यहाँ पे उसको फ़ायदा हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे 100 की जगह वो 200 दे सकता है, यहाँ पे 750 दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन आपको निकालना कैसे है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो पहला फार्मूला तो आपका आ गया ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, 1 मिनट। अब दूसरा टाइप का केस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखा नहीं आज तक एग्ज़ाम में पूछा हुआ आपको, मतलब इस लेवल पे नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ भी सकते हैं, इनका भरोसा नहीं है, तो इसलिए अगर कोई देख रहा है तो अच्छी बात है। पहली चीज़, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि आपने, आपको मतलब डायरेक्ट दिया नहीं होगा, एसपी नहीं दिया होगा, वो बोलेंगे एसपी ऑफ, मान लो 25 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 25 नोटबुक्स। तो जो आपने बेची हैं, आपने कुछ नोटबुक लाई होंगी, तो उसकी सीपी भी होगी कुछ, तो सीपी ऑफ, मान लो आपने नोटबुक्स लाई थी, मान लो टोटल 40, ठीक है। अब देखो 40 नोटबुक आपने, यहाँ पे हम नोटबुक की एग्जांपल ले रहे हैं, आर्टिकल की जगह नोटबुक मान लो आप फिलहाल समझने के लिए। तो मान लो आपने 40 नोटबुक लाई थी 1000 रुपये की। अभी उसने दे के नहीं रखा है, उसने सिंपल आपको एग्ज़ाम में ये 2 स्टेटमेंट दे के रखी हैं कि अगर 40 आर्टिकल्स की जो सीपी है, कास्ट प्राइस जो आपने ख़रीदी है, वो इक्वल हो जाती है सिर्फ 25 आर्टिकल ऑफ एसपी। कहने का मतलब आपने 1000 रुपये की 40 आर्टिकल्स खरीदी थी, मतलब 40 नोटबुक खरीदी थी। अब जब आपने बेची ना, तो आपके 1000 रुपये 25 में ही पूरे हो गए, 25 आर्टिकल्स में ही आपने 1000 रुपये पूरा कर दिया। इसका मतलब अब जो आपकी आर्टिकल्स बच गई हैं, वो कितनी बची हैं, 15। तो वो 15 जो हैं, वो तो आपके लिए प्रॉफिट का काम कर रही है ना। लेकिन यहाँ पे उसने कुछ नहीं दे के रखा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं देखोगे तो आप खुश हो जाना। क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ 25, ली थी ना मैंने, हाँ, 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो आपको कुछ दे के रखा है कि आपने कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कुछ नहीं मेंशन। तो यहाँ पे तो वो ऊपर वाले फार्मूले बेचारे नहीं लगेंगे ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि वो सिंपल आपको आर्टिकल्स में ही बात कर रहा है कि 25 आर्टिकल्स जो आपने बेचे हैं, वो इतने पे बेच दिए कि जिसमें आपने कास्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल जो थी, वो इक्वल होगी सिर्फ 25 आर्टिकल्स पे ही। तो समझ रहे हैं मेरी बात, उसको प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए तो वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सिंपल क्या करना होता है, जो आर्टिकल्स का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस ऑफ आर्टिकल्स, या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नोटबुक की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो जो भी डिफरेंस आएगा, ये 25 और 40 का जो भी डिफरेंस होगा, मैंने आपको बताया था, जो दोनों का जो डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा 25। मतलब वो आर्टिकल्स जो आपने एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स था ना, छोटे वाले आर्टिकल्स जब बड़ों को मैच कर देना, तो बड़ों में से जो छोटा वाला होगा, जैसे 25 आर्टिकल्स दे रखा है, तो आपने नीचे लिखना है डिफरेंस अपॉन छोटा। तो डिफरेंस कितना था, 40 माइनस 25/25, मतलब 15/25 इंटू 100 करना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 60%, ठीक है। कितना आ गया, 60%। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक फार्मूला और देख लो, ऐसे मतलब 5-6 हैं, लेकिन मैं जितने दिखा सकता हूँ दिखा देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 एग्ज़ाम में मैंने देखा कि जैसे मान लो आप किसी शॉपकीपर के पास गए, उसके पास जो वेइंग मशीन थी वही ख़राब थी, ठीक है। जैसे मान लो उसका जो 1 kg वो एक साइड पे रखता था, वो हकीकत में 1 kg की जगह 10 ग्राम कम था, या वो 10 ग्राम ज़्यादा था। तो अगर 10 ग्राम ज़्यादा था तो उसको नुकसान हो रहा है, अगर 10 ग्राम कम था तो उसको फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन निकल के आती है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि कोई डीलर है, उस जिसका नाम है ए, ठीक है। तो मान लो कि वो सेल करता है कुछ गुड्स को एट कॉस्ट प्राइस, एक मिनट, कोई क्वेश्चन लिखने दो मुझे, फिर समझ में आएगा आपको। 1 मिनट, क्वेश्चन कर लेते हैं कोई। जैसे मान लो एक शॉपकीपर था, ठीक है, हु यूजेज ए वेट ऑफ 750 ग्राम फॉर 1 kg वेट। मतलब वो 1 किलो की जगह क्या कर रहा था,
उसने 750 ग्राम ही रखा हुआ था, तो उसको तो फ़ायदा हो रहा था। हर एक 1 किलो में कितना फ़ायदा हो रहा है, 250 ग्राम का फ़ायदा हो रहा था उसको। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये बताओ कि उसको प्रॉफिट तो हो रहा है, तो ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी उसको ओवरऑल। ठीक है, इस टाइप का सीधा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो कुछ दिया नहीं है, वो सिंपल आपको ये दिया दे रखा है कि 1 किलो की जगह उसने 750 ग्राम रखा हुआ था। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में सेम वही जो हमने ऊपर किया था, आपको देखना है डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस अपान छोटी वाली आइटम लिखनी है नीचे। ठीक है, मतलब इस दोनों में से 750 और 1 किलो में से 750 है, इन दोनों में छोटा, तो इनटू हम करेंगे 100। ठीक है, तो ये हमारी निकल जाएगी परसेंटेज कितनी है। तो डिफरेंस कितना था 250 का, तो 250 अपान 750 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ये, इसमें कुछ फार्मूला वगैरह नहीं है, सिंपल मतलब यही है फार्मूला ही इसका, ये डिफरेंस अपान, ये हर केस में हम ऐसे ही करते हैं। तो जहाँ पे भी परसेंटेज पूछी हुई, जैसे मान लो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हुआ, डिस्काउंट आपको पता है कि इतना है, डिस्काउंट आपको किसी चीज़ के ऊपर 200 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, और आपको उसमें दे के रखा हुआ है जो इसके ऊपर MRP है वो है मान लो 600 रुपया, और वो आपको बेच रहा कितने का है, डिस्काउंट उस पर 200 रुपये का है। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो ना कि कितना ये SP कितनी होगी, और यहीं से आप निकाल सकते हो कि आपको डिस्काउंट परसेंटेज अगर देखें तो वो कितनी मिल रही है। तो 600 और 200, तो मतलब MRP 600 है, डिस्काउंट 200 का है, और आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। तो आपको सिंपल क्या लिखना है, वही डिस्काउंट मतलब इन दोनों का डिफरेंस, वो कितना है 400। एक मिनट, यहाँ पे तो डिफरेंस नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो सिर्फ डिस्काउंट दे रखा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपान वही जो MRP है उसकी इंटू 100। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि डिस्काउंट में भी हम वही करते हैं ना, MRP और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस अपान ये। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपको इतना आ गया है इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, और आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। अब हमारा कौन सा था, अब हमारे पास 2 टॉपिक्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा था एक ही टॉपिक बचा है। एक तो हमारे पास टाइम एंड वर्क है, और दूसरा कौन सा है, स्पीड और वो वाला। तो पहले टाइम एंड वर्क ही कर लेते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क को स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क में देखो आपको मेन क्या क्या कंसेप्ट होने चाहिए। टाइम एंड वर्क का मतलब सिंपल सा इतना है कि कोई बंदा इतने टाइम में इतना काम कर लेता है, ये बताओ कि वो इतना काम कितने दिन में करेगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदा 10 ईंटें, ठीक है, ईंटें मतलब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, या फिर 10 ब्रिक्स को वो उठाने में, ठीक है, कोई एक पर्सन है जो 10 ब्रिक्स को उठाने में 10 मिनट लगाता है। मुझे बताओ कि वही बंदा 20 ब्रिक्स को उठाने में कितना टाइम लगाएगा। सिंपल सा बताओ ज़रा। अगर कोई बंदा 10 ब्रिक्स को उठाने में, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में 10 मिनट लगा रहा है, तो मुझे बताओ 20 ब्रिक्स ले जाने में कितना टाइम लगाएगा। तो वो बेचारा कितना मिनट लगाएगा, 20 मिनट लगाएगा, अगर वो 10-10 ब्रिक ही लेके जा रहा है। लेकिन यहीं पे मैं एक पर्सन की जगह मैं बोल दूँ कि 2 पर्सन्स, और यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ इन दोनों की पर्सन्स की कैपेबिलिटी चीज़ों को उठाने की बराबर है। ये नहीं कि एक बच्चा है और एक बूढ़ा है, या एक जवान है एक बूढ़ा है। ये मान के चलते हैं कि बिल्कुल हम शक्ल, हम ऐसे करके मानते हैं इसमें मैथ्स में। तो एक बंदा 10 ब्रिक्स को उठाने में 10 मिनट लगा रहा है। अब बताओ 2 बंदे अगर वही 10 ब्रिक्स को उठाएंगे तो वो कितना टाइम लगाएंगे। तो वो टाइम कम हो जाएगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने बंदे बढ़ा दिए हैं। बस इसमें इतना सा कंसेप्ट आपको जो याद रखना है कि अगर बंदे बढ़ने लग जाएंगे, जो टाइम कंप्लीटिशन का है ना, कंप्लीशन का, वर्क को कंप्लीशन, ये वर्क किया ना एक किस्म का, 10 ब्रिक्स को उठाना ये वर्क है, ये टाइम है आपका, ये पर्सन्स है। तो अगर जैसे जैसे पर्सन्स को मैं बढ़ाता जाऊंगा टाइम मेरा रिड्यूस होता जाएगा। इतना सिंपल सा कंसेप्ट आपके माइंड में बैठना चाहिए। कहने का मतलब ये आपस में इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट आपको माइंड में बैठ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि आपको इसके बाद क्या करना है। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको जो इसके बाद याद रखनी है वो ये है कि हम जब भी वर्क और इसके क्वेश्चन करेंगे ना टाइम एंड वर्क के, तो याद रखना हम एक दिन में वो कोई बंदा कितना का, मतलब हम डे वाइज देखते हैं कि एक दिन में कोई चीज़ कितनी हो रही है। अगर उसने 20 दिन का दे रखा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें निकालना है एक दिन का कितना होगा। कि एक जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, जैसे मान लो कोई बंदा है जिसका नाम है अरुण, ठीक है। अब वो अरुण क्या करता है, 10 दिन लगाता है, मान लो क्या करता है बेचारा, 10 दिन लगाता है किसी एक काम को करने में, कोई वर्क है।
अब ये काम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से लेके परेशान नहीं होना काम क्या है। ये इंटेड ईंटों का काम हो सकता है कि भाई 10 दिन में वो 500 इंटेड होता है, ये कि नहीं, ये 500 ईंटें वहाँ पे दे के नहीं रखी हैं, उसको उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है कि कोई काम है। वो काम कुछ भी हो सकता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या फिर बुक्स इधर से लेके उधर रखनी है, या गाड़ी चलानी है 10 दिन, वो काम कुछ भी हो सकता है। वो सिंपल वो बोल रहा है कि एक बंदा है अरुण, वो 10 दिन में कोई काम करता है। जैसे मान लो एक कुआं भरना है पानी से, तो वो 10 दिन लगा के भरता है। अब इसी के साथ कोई दूसरा बंदा है, जैसे मान लो उसका नाम कुछ और होगा, मान लो रणबीर नाम है उसका। अब ये जो रणबीर है, ये 10 दिन की जगह मान लो 12 दिन लगा रहा है सेम उसी खड्डे को भरने के लिए, या फिर उसी कुएं को भरने के लिए। अरुण ने वो कुआं 10 दिन में भरा, रणबीर ने वो सेम कुआं 12 दिन में भरा। अब इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी में कुछ फ़र्क होगा बेचारों में, तो उस वजह से एक ने जल्दी भर दिया, एक ने लेट भरा। अब इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। एफिशिएंसी का मतलब सिंपल वही होता है जो मैं बोल रहा हूँ कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। वहाँ से हम देखते हैं कि वो एक दिन में जो काम कर सकता है ना, उसको हम बोलते हैं वो उसकी एफिशिएंसी है निकालने की, ऐसे मान लो, ठीक है, समझने के लिए। जैसे मान लो कोई बंदा किसी काम को 2 दिन में कर लेता है, ठीक है, किसी काम को 2 दिन में कर लेता है, इसका मतलब वो जो काम है ना, वो काम उसने आधा एक दिन किया होगा और आधा एक दिन किया होगा, तो मतलब 50% उसने एक दिन में काम किया, और नेक्स्ट 50% जो उसने दूसरे दिन में काम किया, और ये इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो अरुण ने 10 दिन लगाए, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/10। देखो यहाँ पे मैं 1/2 हाफ लिख रहा हूँ ना, क्यों, क्योंकि उसने 2 दिन लगाए थे, तो उसने 2 दिन लगाए, तो मुझे सिर्फ एक दिन का चाहिए ना, उसी को मैं एफिशिएंसी बोल रहा हूँ। तो हमेशा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करो सबसे पहले एक दिन का निकालो क्या है, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो मतलब उसके काम करने की ताकत। अब जैसे यहाँ पे 1/10 आ गई, यहाँ पे 1/12 होगी, 1/10 इज ग्रेटर देन 1/12, है ना। तो वहाँ से हमें क्या पता चल गया कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी कम है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन एफिशिएंसी के रिलेटेड भी आ सकते हैं, इसलिए मैं एफिशिएंसी का कंसेप्ट उठा के बता रहा हूँ आपको क्या होता है। अब ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते क्योंकि मैराथन है, वरना मैं 1 घंटा आपको ये समझा देता कि हकीकत में ये है। कंसेप्ट बहुत आसान सा है, और मैंने कोशिश की है इसको शॉर्ट करके बताने की, कि आपको 2 चीज़ें याद रखनी। एक तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका और इसका रिलेशन आपस में क्या होता है, काम का और टाइम का। मतलब अगर बंदे आपके बढ़ जाते हैं, एक बंदे की जगह 2 बंदे हो गए, तो टाइम आपको ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा। अब यहाँ पे अच्छा, टाइम एंड वर्क मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो ये मैंने बता दिया आपको कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी क्या चीज़ है। तो एफिशिएंसी आपको समझ में आ गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, कोई एक बंदा है जो किसी काम का मैं बोल रहा हूँ ना, किसी काम को, तो यहाँ पे आप काम खुद से सोच लो, कोई एक काम मान लो कि हाँ कुआं भरना था पानी से, तो उसमें 15 दिन लगा रहा है। कितने दिन लगा रहा है, 15 डेज लगा रहा है। मुझे बताओ उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/15 होगी। मतलब एफिशिएंसी का मतलब है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात। अब मैं यहीं पे पूछता हुआ मुझे वो बताओ कि 3 दिन में वो कितना कुआं भरता, या फिर 3 दिन में वो क्या कर लेता, उस काम का कितना % करता, तो आप आराम से निकाल सकते थे। आपको एक दिन का पता है, 3 दिन का आप निकाल सकते हो। समझ रहे मेरी बात। एक दिन का अगर पता होगा, 3 दिन का निकालना हो, तो सिंपल मल्टीप्लाई तो करना है, इसमें कुछ ज़्यादा वो उतना बड़ा नहीं है ना, सिंपल। अब देखें, अगर आपको इतना समझ में आ गया है, हम इसमें ये सारी चीज़ें देख लेंगे। आपको एग्ज़ाम में मुझे लगता है सिर्फ बेसिक ही क्लियर होंगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कराओगे। अब देखो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक ए बंदा है, वो किसी काम को, अब देखो मैंने जैसे बोला किसी काम, तो मान लो कुआं भरना है, तो वो उस काम को 10 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है। कोई बी बंदा है, वो लगाता है 15 दिन। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों इकट्ठे होकर ये काम करने लग जाएं, तो ये कितने दिन में कर देंगे। मुझे पहले तो ये बताओ कि इसमें 10 दिन से ज़्यादा लगेंगे, 15 से ज़्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे कोशिश करो कि ये मुझे बताओ कि अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए को 10 दिन लग रहे हैं, काम कुएं भरने का ही है ना, तो मैंने आपको बताया, इसमें आपको सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि वो निकालो एक दिन में वो बेचारा कितना काम कर रहा है, ए मतलब उसकी एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी से पता चल जाएगा कि एक दिन में, हम इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि उसमें कितनी ताकत है बेचारे में। वो एक दिन में जितना काम करेगा, फिर उसी हिसाब से हम सोचेंगे ये 2 में करेगा, 3 में करेगा, जो भी करेगा। तो ए बंदा ए दिन में कितना काम करेगा, मैंने बोला 1/10, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। सिंपल 1/वो कर देना है, तो एक दिन का निकालने के लिए। जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी ना, 2 दिन में, तो 1/2 करते थे। क्यों, क्योंकि वो आधा काम एक दिन करेगा, फिर आधा काम दूसरे दिन करेगा। अब कोई बंदा 10 दिन लगा रहा है किसी काम को, तो इसका मतलब एक दिन में वो 1/10 करेगा, और बी 15 लगा रहा था, तो ये कितना करेगा, 1/15 करेगा। ये इसकी एफिशिएंसी है।
एफिशिएंसी का मतलब सिंपल समझ लो कि ये उसका पूरी की पूरी ताकत उसमें इतनी है कि वो एक दिन में इतना काम कर सकता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं कि अगर ए किसी काम को एक दिन में कितना कर सकता है, उसी काम को 1/10, ये उसकी एफिशिएंसी है। ये आ गई इस बेचारे की एफिशिएंसी 1/10, और इसकी एफिशिएंसी है 1/15 की। अब ये दोनों मिल के काम करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों की इकट्ठी एफिशिएंसी देख लेता हूँ ना पहले कितनी है बेचारों की। तो 1/10 में क्या ऐड करना है, 1/15 करना है। तो ये तो आपको आता ही है ना, ये जिसको नहीं आता तो मैंने बेसिक पढ़ा के रखा, वहाँ से देख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो अपॉन 150, तो कहने का मतलब कितना आ गया आपका 25/150। ये इन दोनों को मिला के इन दोनों की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब मुझे डेज़ निकालने थे, जैसे मैंने डेज़ में से एफिशिएंसी में चेंज किया कि एक दिन में निकालने के लिए, तो मैंने क्या किया, उसी को उल्टा कर दिया 1/10। तो कहने का मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ और एफिशिएंसी का रिलेशन देखना हो तो ये आपस में इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर किसी को भी निकालना तो 1/, वो कर दो। तो मुझे अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़, क्योंकि एग्जाम में तो मुझे ये पूछा है ना कि इन दोनों को मिल के वो कितने में करेंगे, एफिशिएंसी मुझे पता चल गई है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 1/25/150। मतलब मुझे डिवाइड करना है। और आपको पता है जब ये नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर होता है तो ये उल्टा हो जाता है, 150/25। क्यों होता है ये समझ लो। 1 ये क्या है, डिवाइड है ना, तो इसको लिखो 1/25/150। मुझे बताओ ये कैसे करते हैं, डिवाइड में तो हम कर नहीं सकते, तो हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो 1 जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगला टर्म उल्टा हो जाता है, तो मतलब 150/25। तो आप यहाँ से हमें निकल गया 6। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि उनको कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेंगे अगर वो मिल के काम करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों से हमेशा छोटा आंसर आएगा। अब इसके आपने शॉर्टकट देखे होंगे कि 10×15/10 + 15 करो तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी 2 दिन हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड करो, आपको बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसी से डिराइव हुआ फार्मूला है। तो शॉर्टकट आप याद रख सकते हो अगर करना है कि अगर कोई एक बंदा किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा बंदा उस काम को 20 दिन में करता है, आपको बताना है कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे, तो सिंपल 10×20/10 + 20 करो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 200/30, ये आपका आंसर आ गया कि कितने दिन लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बताया, क्योंकि आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अगर आ जाते हैं तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपका ये वाला हो गया कि एक बंदा इतने में करता है, दूसरा इतने में करता है, दोनों मिल के कितने में करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, ख़त्म कहानी। ठीक है, अब मान लो एग्ज़ाम में 2 की जगह उन्होंने 3 बोल दिए। माना कि वो बोल रहे हैं कि एक कोई ए बंदा है हमारे पास, वो किसी काम को करने में 8 दिन लगा रहा है, वही मतलब कुआं भरने में 8 दिन लगा रहा है पानी से। दूसरा बंदा है कोई बी, वो मान लो लगा रहा है 12 दिन लगा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही एक बंदा है सी। तो इनका बंदा आप अपने से मान लो कि हाँ ये 3 लोग आ रहे हैं हम, तो वो भी 24 दिन लगा रहा है। ठीक है, लेकिन सेम काम को, मतलब वही एक ही काम है लेकिन अलग अलग एफिशिएंसी। मतलब पहले अगर हमने एक बंदा लगाया उसने 8 दिन में ही काम कर दिया, फिर हमने ये दूसरा बंदा लगाया उसने 12 दिन में काम किया, तीसरा लगाया हमने तो उसने 24 दिन लगा दिए। अब हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि जो 8 दिन में कर रहा है इसकी एफिशिएंसी तो बहुत ख़तरनाक होगी। मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/8। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/12। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/24। यहाँ से हमें तीनों की एफिशिएंसी का पता चल गया। मैंने तीनों को सिंपल ऐड कर देना है। ये मैं अभी आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है। आप फार्मूला पे जाओगे तो फिर कितने फार्मूला याद रखोगे, 3 की जगह 4 कर देगा तो क्या करोगे फार्मूले का। तो ये आ गया आपकी एफिशिएंसी। आपको अब सिंपल क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। मतलब 1/8 + 1/12 + 1/24, ये ऐड करना तो आता होगा ना। तीनों का एलसीएम लिया, वो 8 × 24, 24 आएगा। जो नीचे से मल्टीप्लाई किया सेम ऊपर भी किया, 12 दूनी 24। अगर ये नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना यार, मैं समझा दूंगा। ठीक है, 3/8 से 24, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक ही है, लेकिन आर्ट्स वालों को हो सकता है ना आता हो, वैसे तो आना चाहिए। ठीक है, अब देखें 3 2 5 1 6 6 6/24, ये आपकी एफिशिएंसी निकल के आ गई कि मतलब अगर ये तीनों के तीनों बंदे इकट्ठे मिल के काम करेंगे तो इनकी एक दिन की 1 डे एफिशिएंसी बोले हम उसी ने, तो एक दिन में ये इतना काम करेंगे 6/24। अगर इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर इनको 24 खड्डे खोदने हैं उनमें से सिर्फ 6 ही कर सकेंगे ये एक दिन में। समझ आई बात मेरी। 1/8 का मतलब ऐसे समझ लो कि अगर 8 कुएँ खोदने थे, काम यही था कि 8 कुएँ खोदने हैं। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि वो 8 दिन लगा रहे थे, तो वो एक दिन में क्या करेंगे, एक ही कुआं खोदेंगे। तो वही लिखा है मैंने, 1/8 का मतलब हो गया कि 8 में से एक कुआं खोदेंगे। यहाँ पे 1/12 का मतलब है, ठीक है, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल आगे समझ आपको, ये एफिशिएंसी निकालनी, मैंने एफिशिएंसी को ऐड कर दिया सिंपल। जब मैं एफिशिएंसी को ऐड करूँगा मुझे पता चल गया कि तीनों अगर मिल के काम करेंगे तो उनको सिंपल 6/24 दिन ही तो लगने हैं।
मतलब ठीक है, मतलब एक दिन में वो इतना काम करेंगे, ये दिन नहीं है, ये एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि एक दिन में वो कितना काम करेंगे। अब वो काम मैंने 6/24 बता दिया, ये इतना काम है। अब मुझे क्या बताना है अब, लेकिन वो ये बताना है कि टोटल कितने दिन लगाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो काम कंप्लीट तब होगा जब यहाँ पे एक बन जाएगा। तो एक यहाँ पे कब बन सकता है, ×4 करके काम बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ये चीज़ हम सेम ऊपर भी अप्लाई कर सकते थे। कहने का मतलब आपकी एफिशिएंसी आ गई ना कहाँ पे, ये आपकी एफिशिएंसी थी ना, किधर गई, ये 25/25/150, ये आपकी एफिशिएंसी निकल के आई थी दोनों को ऐड करके। मतलब A+B दोनों जब मिल के काम करेंगे तो वो एक दिन में उनकी एफिशिएंसी इतनी थी। अब मुझे निकालना है कि टोटल कितने दिन लगेंगे। तो मुझे काम को ही तो कंप्लीट करना है, सिंपल। तो मुझे पता चल जाएगा कितने दिन लगेंगे। तो काम कंप्लीट करने के लिए ये ऊपर और नीचे कैंसिल होना चाहिए। ये कैंसिल होने के लिए ये 50 है तो ऊपर भी 150 बनना चाहिए। तो वो 150 × 6 करके ही बनेगा। तो वहाँ से हमारे 6 दिन निकल जाते हैं, अगर नहीं लंबा करना, वरना तो सिंपल है। मतलब इसको उल्टा कर दो। अब ये क्या गया 6/24। तो अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो मैंने बताया 1 एफिशिएंसी होता है, तो मतलब 1/6/24। सेम वैसे ही करना, तो आ गया 24/6, तो मतलब 4 दिन लगेंगे। तो ऐसे करके भी आप आराम से निकाल सकते हो, इतना लंबे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब सिंपल एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी को ऐड करना है और उसको 1 बना दो। वहीं पे 1 जैसे बनेगी, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करके 1 बन रही है, वही आपका आंसर है। उतने दिन लगेंगे, मतलब सिंपल सी बात है। अब देखें, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ पूछेंगे। हाँ, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं। एक मिनट मैं देख लेता हूँ आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे थे, लेकिन चलो उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, फिर उतना लंबा नहीं जाते। अब इसमें और क्या बच गया, एक में मुझे सोचने। अब एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था CSAT में कि कोई एक पर्सन है, मान लो A, ठीक है, वो 20% ऑफ वर्क करता है 8 दिन में। अब इसको समझ देखो, अगर आपको समझ आ गई हुई है ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। अब सुनते रहो पहले क्वेश्चन को। और एक और पर्सन है, मान लो B है, ठीक है, वो 25% ऑफ जो वर्क है, सेम सेम ही वर्क की बात कर रहे हैं, वो 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है, तो ये बताओ 40% ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में ये कितना दिन लगाएंगे। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है देखने में, लेकिन है आसान अगर आपको कंसेप्ट आया हुआ है कि मतलब ये बोल क्या रहा है। अब पहली चीज़ आराम से आप बता सकते हो कि 20%, मतलब कोई भी जो भी वो काम कर रहा था उसका सिर्फ 20% उसने 8 दिन में किया है। अब पूरा कंप्लीट होने के लिए काम 100% होना चाहिए ना वो। तो 20 की जगह हमें क्या करना है, सिंपल, मतलब अभी काम कितना बचा हुआ है, सोच के देखो ना कितना बचा हुआ है। कि कहने का मतलब मुझे यहाँ पे 100% काम कंप्लीट करना है। तो 100% बनाने के लिए 20 को 100% बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से, तभी ये 100% हो जाएगा। तो मतलब 100% बनाने के लिए मुझे इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मतलब यही काम कितने में हो जाता, एक मिनट, तो कितने में हो जाता है, 8 5 40 डेज। मतलब इसको अगर 100% काम को करना चाहता, वो पूरा का पूरा, मान लो कुआं खोदना है, जो भी काम करना है, उस काम को कितने दिन लगा रहा है, हमने निकाल लिया, वो लगा रहा है कितने, 40 दिन लगा रहा है पूरे काम को करने के लिए। अब बी की बात करते हैं, बी इसी को कितने में करेगा, अगर वो 25% काम 6 दिन में कर रहा है, मुझे बताओ पूरा 100% कितने में करेगा। ×4 करूँगा तो निकल जाएगा, ×4 किया तो 24 आ गया। तो इसको मतलब कितने लग रहे हैं, 24 डेज लग रहे हैं। तो मतलब मुझे पता चल गया बी किसी भी काम को 24 दिन लगा रहा है और ए किसी भी काम को 40 दिन लगा रहा है। जैसे हम ऊपर देख रहे थे, हमें ये पता चल गया ए 40 दिन लगाता है, बी 24 दिन लगाता है। अगर दोनों मिल के काम करेंगे, अभी ये निकालना है ना हमें, मिल के काम करेंगे, तो हमें ये सिंपल क्या करते थे हम, एक तो वो शॉर्टकट मैंने बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर लो, या फिर इनकी एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना करेगा। तो 40 दिन लगा रहा है, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी आ गई 1/40। दूसरा बी कितना था, 24 दिन लगा रहा है, तो वो आ गया 1/24। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मतलब 1/40 + 1/24 को मुझे ऐड करना है। जब मैं ऐड करूँगा ये आएगा 24 + 40/40 × 24। वो जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ वो यही है, 40 × 24/24 + 40, क्योंकि आगे जाके उल्टा हो जाएगा बेचारा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे टोटल वर्क निकल गया कि 100% काम करने के लिए उसको इतने दिन लगेंगे। लेकिन एग्जाम में मुझे 40% काम पूछा हुआ है सिंपल। तो मुझे सिंपल वही करना है कि जब मुझे डेज निकल जाएंगे ना, तो जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था इससे, तो वहाँ पे मैं या तो ऑप्शंस भी देख सकता हूँ या मैं सिंपल डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब पहले इसका आंसर निकालो कितना होगा, ये आ गया आपका 64 /
हाँ थल्ले आ जाओ, ये 4 24 24 1/15, ठीक है। तो मतलब 15 डेज़, ये निकाल के देखना कितना आएगा, 15 डेज़। अब देखें 15 डेज़ आपके निकल गए, ये आगे 15 डेज़ तब लगेंगे अगर 100% काम करना होगा, लेकिन मुझे निकालना कितने का है, 40% काम करने का निकालना है सिंपल। तो सिंपल क्या करना है, 40% ऑफ 15, क्योंकि सिर्फ 40% ही निकालना है ना मुझे काम का। तो 40% अपन ऑफ 15 कितना हो जाएगा, 6 डेज़। तो निकल गया ना मेरा। तो कोई लंबा काम नहीं था। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन अगर हमने निकाल दिया, अब आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क पे भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये टाइम एंड एफिशिएंसी आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब वो एक थोड़ा सा टॉपिक और है छोटा, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ना लें। तो अब ये जो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क है, इसका मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो आप बैठ के कुछ पेजेस लिख रहे हो, ठीक है, और आपका स्पीड जो है मान लो वो है कि आप 1 मिनट में 20 पेज लिख देते हो, और आपका एक छोटा भाई है वो 1 मिनट में बैठ के उन 20 पेज में से 15 पेज या तो फाड़ देता है या उसको इरेज कर रहा है। तो इफ़ेक्टिवली देखा जाए तो 1 मिनट में आप क्या कर रहे हो, 1 मिनट में सिर्फ आप 5 पेजेस ही लिख रहे हो, है ना। मतलब आप लिख रहे हो वो फाड़ रहा है, आप लिख रहे हो वो फाड़ रहा है, या आप लिख रहे हो वो इरेज कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँगा आपने कितने पेज लिखे, देखने को तो 20 पेज लिखे हैं, लेकिन हकीकत में आपने 5 ही पेज लिखे हैं। सेम चीज़ अप्लाई होती है, जैसे मान लो आपने कोई टैंकी रखी हुई है, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से पानी निकल रहा है। अब देखो आप यहाँ से पानी भर रहे हो, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो ये सेम वैसे ही एग्जांपल आ गया, आप पेज लिख रहे हो और दूसरा फाड़ रहा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ही हमें ये वाला कंसेप्ट, इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। कहने का मतलब कोई मेरे पास बकेट थी मान लो ये, ठीक है, बकेट थी, और इसको फिल करने में मुझे लगते हैं 15 मिनट। कितने लगते हैं, 15 मिनट। और मान लो यहीं पे इसमें लीकेज है, यहाँ से मुझे 15 मिनट लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीकेज है, यहाँ से क्या है, लीकेज है। अब ये जो लीकेज है ये मुझे, क्योंकि पानी तो फिर मैं ऊपर से भर रहा हूँ, नीचे से पानी लीक हो रहा है। अब ये आपको एग्ज़ाम में मान लो देख के रखा हुआ है कि ये जो लीकेज है इसके चक्कर में ये पूरा का पूरा जो बकेट है ये खाली हो जाता है 60 मिनट में। मान लो इसका मतलब ऐसे ही हुआ कि 15 मिनट आपको लगते हैं इसको भरने में, अगर आप भरोगे, लेकिन 60 मिनट अगर आप यहाँ से पानी निकलते रहेगा तो ये बकेट पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। ये सेम ऐसे ही हो गया ना, जैसे मान लो आपको पता है कि इतने पेजेस आप इतने मिनट में लिखते हो, सेम हमें यहाँ पे पता चल गया 15 मिनट में ये भरी जाती है, ये फुल हो जाएगी 15 मिनट में, लेकिन 60 मिनट में ये खाली भी हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है कि वो एग्ज़ाम में मान लो पूछना है कि आपको बताओ कि कितना टाइम लगेगा इसको भरने में, अगर इधर से आप लगातार भर रहे हो और इधर से लगातार निकल रहा है। जैसे कि ऊपर हो रहा था, आप पेजेस लिख रहे थे वो फाड़ रहा था, लेकिन इफेक्टिवली हमारे लिए आसान था समझना, तो इसलिए समझ आ गई। यहाँ पे भी आसान है, यहाँ पे भी हमने क्या किया था एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे हमारे 1 मिनट में 20 पेजेस थे सिंपल। मतलब कुछ जैसे 1 मिनट में यहाँ पे टाइम दे के रखा था कि 1 मिनट में इतना इतने पेजेस आप लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 15 मिनट में, लेकिन वो टैंकी कितनी बड़ी है, कितने लीटर की है, ये कुछ नहीं दे के रखा हुआ। वो सिंपल बोला उसने कि वो बकेट है, मतलब वो एक काम है। जैसे मैंने बताया ना, काम कुछ भी हो सकता है, ये 15 मिनट में बकेट की जगह आप कुछ भी रख लो, कि एक साइड से आप डाल रहे हो दूसरी साइड से वो निकल रहा है। तो टैंकी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, मग हो सकता है, कुछ भी मान लो इसको। तो इसको मुझे वर्क ही कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए इसमें कंसेप्ट आता है वर्क टाइम का। लेकिन हमें जाना वैसे ही है, कैसे कि मतलब अगर 15 मिनट इसको लग रहे हैं भरने में, मतलब पूरा का पूरा फिल करने में, तो मुझे ये बताओ ये बकेट 1 मिनट में, 15 मिनट नहीं, अब मुझे 1 मिनट का बताओ, अब 1 मिनट में ये बकेट कितनी भरी जाएगी। तो सिंपल मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पे एक दिन था, यहाँ पे दिन की जगह मिनट दे रखे हैं, तो मुझे 1 मिनट ही पे ही जाना है। समझ रहे मेरी बात, ऊपर हम दिनों में बात कर रहे थे तो हमें एक दिन का निकालना था, यहाँ हम मिनट्स में बात कर रहे हैं तो मुझे 1 मिनट में निकालना है। इसी को मैं बोलूँगा मेरी एफिशिएंसी है। तो 1 मिनट में वो 1/15 हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता एफिशिएंसी के लिए, उसको उल्टा कर रहा होता है बस। तो 15 मिनट लगा रहे थे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, मतलब 1 मिनट में 1/15 ऑफ द पार्ट जो होगा इसका वो भरा जाएगा। मान लो कि ये 15 मीटर ऊंची है तो 1 मीटर भरी जाएगी, इसका मतलब ये है 1/15 का मतलब ये है कि अगर ये 15 मिनट ऊंची है तो 1 मीटर भरी जाएगी। अब देखो 15 मिनट में ये 1/15 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 60 मिनट में मुझे बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/60। तो कहने का मतलब अगर ये 60 मीटर होती तो 1 मीटर ये खाली हो रही होती 1 मिनट में। तो 1 मिनट में हमारी जो एफिशिएंसी निकली है वो क्या है,
1/60 है। तो हम कैसे करते थे, जब हमें दोनों इकट्ठे काम कर रहे होते थे तो हम दोनों को ऐड करते थे। यहाँ पे ये तो काम कर रहा है भरने का, ये काम करना है उसको निकालने का, तो मुझे इसमें से ये माइनस ही करना पड़ेगा ना। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि आप लिख रहे थे 20 पेजेस, वो 15 पेजेस मिटा रहा था, तो 20 में से 15 आपने माइनस ही किया था ना, तभी तो 5 पेजेस बचे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा, ये जो एफिशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 मिनट की ही बात की थी कि 1 मिनट में 20 पेजेस लिख रहा है, 1 मिनट में 15 पेजेस लिख रहा है। तो आपने बता दिया कि 1 मिनट में 5 पेजेस ही इफेक्टिवली आप लिख पा रहे हो। तो यहाँ पे भी हमें 1 मिनट में ही निकालना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि 1 मिनट में कितना मुझे एफिशिएंसी कितनी होगी, कहने का मतलब 1/15 में से मैं क्या करूँगा, 1/60 माइनस कर दूंगा। तो ये कितना हो गया, 61 + 60 माइनस 15 1 15 अपॉन 60 × 15। ठीक है, तो 60 में से 15 निकाले, पीछे कितने बच गए, 45 अपॉन 0, 15 × 6 = 90, 900। ठीक है, तो 41 2 20 1/20। अब यहाँ से आपको ये एफिशिएंसी निकल गई कि 1 मिनट में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1/20 वर्क ही हो रहा है। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि सिर्फ 1 मीटर भरा जा रहा है अगर ये 20 मीटर ऊंची है, तो ये हकीकत में काम हो रहा है। लेकिन ये जो पहले ऊपर से काम हो रहा था 1/15 का मतलब इसको हम मान के चलते हैं ये 15 मीटर ऊंची है, 15 मीटर में से सिर्फ 1 मीटर ही भरा जा रहा है। ये 60 मीटर ऊंची है तो उसमें सिर्फ 1 मीटर ही भरा जा रहा है। लेकिन अब हकीकत में हमें पता चल गया कि अगर ये 20 मीटर ऊंची है तो सिर्फ 1 मिनट में 1 ही वो भरा जा रहा है। अब मुझे टाइम निकालना है, मतलब कितने मिनट लगेंगे, तो सिंपल सा है। तो मिनट कैसे निकालेंगे हम इसमें से, कि इस एफिशिएंसी को, ये जो टोटल एफिशिएंसी है इसको 1 बना दो। 1 कैसे बनेंगे, अगर ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 आंसर आएगा। या फिर सिंपल जो मैंने आपको बताया है, जब भी आपको टाइम या मतलब दिन या मिनट निकालना, जो भी निकालना है, एफिशिएंसी का हमेशा उल्टा कर दो, 1/20 का उल्टा कर दो, 1/1/20 करो या फिर 20/1 कर दो। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1/1/20 मतलब 1 × 20/1, कहने का मतलब 20 आंसर आ गया। इसी का उल्टा करना होता है, जो आपकी एफिशिएंसी ऐड होकर आती है उसका उल्टा कर दो, वो आपका आंसर है। ठीक है, जो आपसे पूछा हुआ था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं और क्या बचा इसमें, ऊपर था ना एक टॉपिक यार, कौन सा था, 1 मिनट, हाँ, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम बात करते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कहीं पे कुछ काम कर रहे हो, बहुत सारा, मतलब एक प्रोजेक्ट खुला है आपके घर के पास, गाँव के पास, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। तो अब वहाँ पे कुछ लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, कुछ एक साइड पे मान लो जवान है, ठीक है, कुछ जवान लोग हैं, एक साइड पे उन्होंने बच्चे लगा के रखे हैं। अब बच्चे होते हैं जल्दी काम नहीं कर पाएंगे, जवान जल्दी कर लेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जो काम आस्था करेगा वो टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन के, मतलब जहाँ पे टाइम काम की स्पीड अगर कम होगी, काम करने की स्पीड अगर कम होगी, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम कम लगेगा, और जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन के। जैसे आपको बोलेंगे, मान लो कि 40 लोग हैं, ठीक है, 40 पर्सन हैं या 40 लोग हैं, जो किसी भी काम को, अभी काम नहीं बता रहे हैं क्या, तो काम अपने से मान लो वो खड्डा भरना है मान लो, ठीक है, तो मान लो वो 4 दिन लगा रहे हैं। 40% कितने दिन लगा रहे हैं, 4 दिन लगा रहे हैं। अब हमें ये बताओ, आप बता दो कि अगर मुझे वही वाला सेम मतलब काम कंप्लीट करना है जो हम खड्डा भरने का काम कर रहे हैं। अब 40 लोग मैंने लगाए थे तो उसने उन्होंने 4 दिन लगा दिए। अब एग्ज़ाम में वो आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कितने लोग लगेंगे मुझे अगर मैं उसी काम को 16 दिन लगवाऊँ, मतलब मुझे 4 दिन की जगह 16 दिन में काम करना है, मुझे जल्दी नहीं करना 4 दिन में। तो मुझे बताओ बंदे कितने लगेंगे, सोच के बताओ। 40 लोग लगाए थे तो जाके 4 दिन में काम हुआ। अब यहाँ पे वो कितने बंदे लगाएगा ताकि वो 16 दिन में काम हो, मतलब वो टाइम डिले कर रहा है, 16 दिन दे रहा है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि बंदे तो कम होंगे 40 से। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन है, किस किस में, नंबर ऑफ पर्सनस। कहने का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो इसको, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ अगर नहीं है, MDH मसाला याद रख लो। कहने का मतलब M1 D1 H1 = M2 D2 H2, कि मतलब काम करने का, देखो यहाँ पे दिन है ना, टाइम, और यहाँ पे पर्सन है, ये आपस में इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये आ गया M1 D1 H1 था ना, ये आ गया फर्स्ट केस, ये आपका पहला केस था जिसमें 40 लोग काम कर रहे थे। M का मतलब आ गया लोग, मैन। तो 40 लोग काम कर रहे थे, कितने दिन लगा रहे थे, 4 दिन लगा रहे थे। कितने आवर्स लगा रहे थे वो एग्ज़ाम में दे ही नहीं रखा है, तो इसको कुछ भी मत लिखो, ज़ीरो मत लिख देना वरना सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको 1 ही मान लो। अब इस साइड पे अगर 1 माना तो इधर भी 1 मानना, क्योंकि दिए नहीं रखा है इसलिए। तो अब इस साइड पे वो क्या पूछ रहा है आपको कि कितने बंदे होंगे। अब पर्सन देखो यहाँ पे 40 थे ना, यहाँ पे आपको पूछ के रखा है, तो यहाँ पे आप मान लो आपको नहीं पता तो x मान लिया, या m2 ही मान लो, जो भी है, इनटू कितना टाइम लग रहा है, 16 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको निकालना है कि कितने बंदे होंगे। तो 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16, 4 4 16 10। तो कहने का मतलब 10 बंदों से ही काम चल जाएगा। अब आप अगर हकीकत में सोच के देखोगे ना, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है कि आपको जो, जैसे मान लो 40 बंदे किसी काम को 4 दिन लगा रहे हैं, तो आपको अगर देखना है ना कि वो काम हकीकत में है कितने का है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 160। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 16 डेज हैं, तो आपको यहाँ पे भी कितना करना है, 160, क्योंकि काम तो कंप्लीट करना ही है ना, ये आपका काम है 160। अभी 160 ईंटें हैं, 160 बोरियां हैं, 160 खड्डे हैं, कुछ भी समझ लो, लेकिन काम 160 निकल गया, क्योंकि 40 बंदे 4 दिन लगा रहे थे। ठीक है, तो टोटल काम हमने मान लिया कि वो कितना है, 160 है। यहाँ पे टोटल काम कितना, 16 दिन थे, यहाँ पे कितने लगेंगे, 10 बंदे लगेंगे हमारे, तभी जाके 160 बनेगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट 10 निकाल सकते हो आप, नहीं तो ये वाला फार्मूला लगा लेना, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। ये इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना, सिंपल आर पार भेजना, यहाँ पे एक x होगा, ये 16 1 16 पार चला जाएगा, डिवाइड करके आंसर निकल गया। तो ये इसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप खुद कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ये आसान सा है कि मान लो 15 लोग हैं जो वो किसी काम को 10 दिन लगा रहे हैं, मान लो। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितने लोग लगेंगे उसी काम को करने के लिए, लेकिन 30 दिन में। अब देखो आसान सा तरीका, इस टाइप का क्वेश्चन आते ही आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो गया, 150, इसको 150 बना दो सिंपल, 30 इंटू कितना होगा, 5। समझ रहे हो, तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, तो 5 लोग लगेंगे, ख़त्म कहानी। अब देखें, इसको आप उस फार्मूले से भी निकाल दो, जिसको ये समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ, वो फार्मूला यूज़ कर लो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं एफिशिएंसी के बीच में, मतलब कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें रिलेशन होता है विद इन द एफिशिएंसी, कि एक की एफिशिएंसी इतनी है, दूसरे की इतनी है, बताओ इसकी क्या होगी। जैसे मान लो वो बोलेंगे 12 मैन जो हैं और 16 वुमेन, ये किसी काम को मिल के 15 दिन लगा रहे हैं, मतलब 12 मेल और 16 वुमेन, 12 मैन 16 वुमेन मिल के किसी काम को 15 दिन। अब किसी काम को मतलब वही हो गया, खड्डा भरना है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आपको कितने दिन लगेंगे अगर मेरे पास बंदे 12 मैन और 16 वुमेन की जगह वो कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लो वो बोलेगा कि 6 मैन है सिर्फ और 8 वुमेन है, तो उनको कितना टाइम लगेगा, ये बताओ। अब यहाँ पे सिंपल, ये आपको इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर नहीं पूछेंगे वो। तो सिंपल सा है कि देखो यहाँ पे भी हाफ हो गया, यहाँ पे भी हाफ हो गया। अगर अगर बंदे ही कम हो गए हैं, उन दोनों का हाफ हो गया है, आपको इसमें रेशियो निकालनी होती है एक्चुअली। तो अगर वो हाफ हो गया तो यहाँ पे दिन डबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उल्टा रिलेशन होता है ना इसमें, हमें पता है कि अगर 12 और 6 कितने हो गए, मतलब 12 और 16 ये हो गया हमारे पास 28 लोग मिलके 15 दिन में कर रहे थे। तो अब 14 बंदे मिलके कितने में करेंगे। तो अगर बंदे कम हो गए तो दिन तो ज़्यादा हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे, जितनी एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ की एफिशिएंसी और यहाँ की एफिशिएंसी, उसको हमने वो कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही है। और इसमें अगर मैं देखता हूँ और जो बाकी टाइप्स, जैसे मान लो 6 मैन की जगह वो यहाँ पे 18 मैन लिख देता है, यहाँ पे फिर वो, लेकिन ये रेशो आपको वैसे ही देगा, जैसे 12 से 18 है तो 16 की भी वैसी ही रेशो होगी। फिर उसी रेशो को आपने क्या करना होता है, 1/, वो करना होता है। जैसे यहाँ पे रेशो क्या थी, 12 से 6 हो गया, 16 से 8 हो गया, तो रेशो ओवरऑल देखोगे तो क्या थी, 1/2 हो गया, हाफ हो गया। इसी को उल्टा करना होता है उस साइड पे, तो 1/2 की जगह 2 हो जाएगा, आंसर आ गया आपका। ठीक है, नहीं तो मैं इसके ऊपर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना दूंगा शॉर्ट्स में, तो वो आपको याद रहेंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स इन द सेंस कि यहाँ पे कई बार रेशो की फॉर्म में हम कैसे इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक लास्ट फॉर्म इसमें और आ सकती है आपको एग्जाम में, आप बोलोगे ख़त्म ही नहीं कर रहा है, ये होती है वर्क और वेजेस के रिलेटेड। मतलब जो हमने MDH अभी देखा ना, सेम वही वाली चीज़ है इसमें भी, लेकिन इसमें वो कई बार काम भी ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो वो बोलेंगे कि 18 लोग किसी काम को, मान लो कोई दीवार चढ़ा रहे हैं और दीवार की विड्थ दे देंगे 140 मीटर लॉन्ग है, उसको लोग 40 दिन लगा रहे हैं। तो ये बताओ कि मतलब उस वाल को 100 मीटर बनाने के लिए मतलब कितने दिन लगेंगे, इस टाइप में, जिसमें मतलब वो दीवार भी है, उसकी लेंथ भी है, बंदे भी दे रखे हैं, टाइम भी दे रखा है। तो इसमें वही सिंपल आपको याद रखना है, M1D1H1 की जगह टाइम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये H का मतलब RC है यहाँ पे, तो टाइम ही मान लो MDH1 आ जाएगा, अपान आता है WR।
W1 इंटू R1, ये आ गया R रेट आ गया। और W का मतलब यहाँ पे होता है आपका पास कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या क्या आ गया इसमें, अच्छा हाँ रेट आ गया कि रेट कितना है उसका, रेट तो यहाँ पे दे नहीं रखा है। तो W की मतलब आ गया आपका वर्क डन। ठीक है, कि भाई इंसान की ज़ुबान पे चीज़ें नहीं आती, ठीक है, W आ गया वर्क डन। और ये आर आ गया आपका रेट के मतलब कितना आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, उसके वेजेस कितने मिल रहे हैं, तो वो आर आ गया। ठीक है, एम आगे कितने लोग लग रहे हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, हो गया सारा कुछ, इसमें और कुछ बचा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 18 लोग हैं, 18 पर्सन। ठीक है, वो एक वाल बना रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन है कि एक वाल बना रहे हैं जो 140 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो उसको वो लगाएंगे कितने, 42 डेज़। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 18 लोग, ऐसे बोल दो कि 18 पीपल कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 140 मीटर इन 42 डेज, सिंपल इतना दिया हुआ है। अब वो पूछेंगे द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बिल्ड ए वॉल 100 मीटर लॉन्ग इन 9 डेज। अब उन्होंने बोला कि हमें ये बताओ कितने लोग लगेंगे अगर हमें दीवार 100 मीटर ही चढ़ानी है। ठीक है, लेकिन दिन भी हमारे पास 9 ही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला फार्मूला लगा देना है तो आपको आसान से हो जाएगा। जैसे ये जो मीटर में होता है ना, ये हमेशा नीचे चला जाता है, मतलब ये जो मीटर में दे के रखा है, जैसे 100 मीटर 140 मीटर, बाकी इन दोनों को ऊपर रखना है। मतलब 18 इंटू 24 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू यहाँ पे क्या है 9 डेज अपॉन 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 और वहाँ पे कितना था, 140 था ना, यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 140 था। ठीक है, इसको इक्वेट करोगे आपका एक्स निकल के आ जाएगा। ये थी लास्ट फॉर्म, तो अब हमारा ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको फार्मूले याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही निकाल लेंगे। अच्छा, आगे जाने से पहले मुझे एक चीज़ और याद आ गई, वही पाइप एंड सिस्टम की बात की। जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई टैंक है, ठीक है, वो फुल है, उसको भरने में इतना, नीचे हमने 2 पाइप डिस्चार्ज की लगा रखी हैं, ये इतने मिनट में खाली होती है, ये इतने में, वो सिंपल वैसा ही है जैसा हमने ऊपर वो आपको एग्जांपल दी थी ना। सेम इसकी एफिशिएंसी निकालो, इनकी एफिशिएंसी निकालो, जो आने की एफिशिएंसी है उसमें से जाने की एफिशिएंसी माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा टैंक को कितना टाइम लगेगा। ये इतना सिंपल है। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं एक आध क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, रुको।